Hello dear students, hope you may be fine. Now in this video we are going to take एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर रहे हैं. डिस्कस वेरियस फोर्सेस इन नेचर एंड गिव देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ्स. हमें फोर्सेस के बारे में वेरियस फोर्सेस के बारे में डिस्कस करना है, उनके नेचर के बारे में, एंड गिव देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ, और उनका स्ट्रेंथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे बच्चों आपको पता है देयर आर वेरियस फोर्सेस हैं. ग्रेविटेशन फोर्स हैं, वीक फोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं या स्ट्रॉन्ग फोर्स उनको बोलते हैं. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. 4 फोर्सेस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वीक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे. सो let us take the gravitation force. According to Newton's law of gravitation, every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. So जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत जो उसने दिया है कि जो एवरी बॉडी यहाँ पर इस यूनिवर्स में है अट्रैक्ट्स अदर बॉडी. वो एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद ए फोर्स. एक फोर्स से वो दूसरी बॉडी को एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. 2 बॉडीज़ का मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसिडर एक बॉडी जिसका मास m1 है, दूसरा बॉडी जिसका मास m2 है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो r है. तो फिर एज पर द न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स उनके दरमियान है F इज इक्वल टू G m1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. वेर G को हम बोल सकते हैं, G होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एंड इट इज़ वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर के जी. सो दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स. वो जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है, वो एवरी बॉडी एज पर द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of the two masses m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between their centers, that is square of r. So we can write F is directly proportional to G m1 m2 divided by r square. So where G is gravitation constant and its value is given here, and it is known as universal gravitation constant. So further we will हम इस पर करेंगे चर्चा. So it is a universal law. It is a universal law and exists between any two objects. वो जिस ग्रेविटेशनल फोर्स है और न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, it is a universal law and it exists between any two objects. All objects fall because of the gravitational force of attraction on them by the earth. So it is the gravitational force, it is a universal law and it exists between any two objects के दरमियान एग्जिस्ट करता है. जैसे हम देखते हैं कि all objects fall because of the gravitational force of attraction on them by the earth. जब जो भी ऑब्जेक्ट्स फॉल करते हैं वो फॉल करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन देम बाय द अर्थ, क्योंकि अर्थ उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट्स फॉल करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेविटी. इसको बोलते हैं ग्रेविटी. इट इज़ द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ दैट कीप्स द मून एंड द मैन मेड सैटेलाइट्स इन देयर ऑर्बिट्स. वो ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ की वजह से जो भी मून और मैन मेड जो सैटेलाइट्स हैं वो मूव करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में. वो इट इज़ द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ दैट कीप्स द मून एंड द मैन मेड सैटेलाइट्स इन देयर ऑर्बिट. द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इज गवर्नड बाय द ग्रेविटेशन. This evolution of universe that is governed by the gravitation. So let us study the properties of the this gravitation force. Always attractive force रहता है ये. It obeys inverse square law, that is F is inversely proportional to 1 to the square of the distance. That means the greater जितना distance बढ़ाएंगे उतना force कम होगा.
जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा। वो इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज़ एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। वो दैट मीन्स अगर दो बॉडीज के दरमियान हम डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लॉन्ग रेंज फोर्स, दैट इट एक्सटेंड टू अप टू इन्फिनिटी। वो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज a long range of force because it acts up to infinity. It is the weakest force in nature. लॉन्ग रेंज ऑफ फोर्स है मगर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। इट इज़ सेंट्रल फोर्स, दैट इज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़, इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, बिकॉज जब भी दो मासेस हैं, दो बॉडीज़ हैं, उनको सेंटर्स को ये एक्ट करते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स और द टू बॉडीज़। इट इज़ ए कंजर्व फोर्स, ये कंजर्व रहता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन बॉडीज़। बॉडीज़ पर जो चार्ज होते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स पर। इट इज़ काज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये इट इज़ काज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, उनको बोलते हैं ग्रेविटॉन्स, जो एक्सचेंज होते रहते हैं between the two particles और between the particles between the bodies। उसके बाद हम पढ़ेंगे वीक फोर्स। दिस फोर्स इज इफेक्टिव इन बीटा डिके। वो बीटा डिके क्या होता है? वो ये वीक फोर्स है। वो ये फोर्स किस पर इफेक्टिव होता है? इन बीटा डिके में। बीटा डिके क्या होता है? ए न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। वो जब बीटा डिके होता है इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियस जो है वो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल न्यूक्लियस इमिट करता है और उस पार्टिकल को बोलते हैं न्यूट्रिनो। सो द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो इज़ वीक फोर्स। जो फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के दरमियान होता है जब ये बीटा डिके हो जाता है न्यूक्लियस का, जब बीटा डिके होता है दैट मीन न्यूक्लियस इमिट एक इलेक्ट्रॉन और एक पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। जो फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो वो वीक फोर्स है। सिमिलरली वीक फोर्स इज इफेक्टिव इन मीज़ॉन डिके, पाई मीज़ॉन डिके, म्यू मीज़ॉन डिके, पाई मीज़ॉन डिके, इसमें भी ये जो वीक फोर्स इफेक्टिव है। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वीक फोर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। दिस फोर्स इज़ अबाउट 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ये जो वीक फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ये वीक फोर्स इज द शॉर्ट रेंज फोर्स। इट डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे हमने यहाँ ऊपर पढ़ा स्क्वायर लॉ, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये लॉ वीक फोर्स ओबे नहीं करता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन लेप्टॉन्स और लेप्टॉन्स एंड मीज़ॉन्स। ये आप टर्म जो है ये आप अंडरस्टैंड करोगे। इट एग्जिस्ट बिटवीन लेप्टॉन्स एंड लेप्टॉन्स के दरमियान ये एग्जिस्ट करता है। लेप्टॉन्स और लेप्टॉन्स एंड मीज़ॉन्स के दरमियान ये एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फोर्स बिटवीन टू मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चों आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट and force between two moving electric charges or magnetic field is called magnetic force. The acidity of electric and magnetic force is called electromagnetic force. So you might clear your concept. The force between electric charge at rest is called electric force and the force between two moving electric charge or magnetic poles is called magnetic force. तो जब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ये रिपल्स भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। वो सेंट्रल फोर्स का मैंने मीनिंग आपको बताया। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स। इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज़ काज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स की वजह से ये आ जाता है एक्शन में, एग्जिस्ट करता है। इट इज़ अबाउट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ये भी 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं।
This force is of nuclear origin and is responsible to hold the protons and neutrons in the nucleus. These forces explain the ability of nucleus. So nuclear forces या इसको strong forces भी बोलते हैं. This force is of the nuclear origin. This is of the nuclear origin and is responsible to hold the protons and neutrons in the nucleus. वो ये जो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं. These force explain the stability of the nucleus. जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होल्ड होते हैं न्यूक्लियस में, they explain this nuclear force explains the stability of the nucleus. So बच्चों आपको याद रखना है कि this force is of nuclear origin and is responsible to hold the protons and neutrons in the nucleus. इस फोर्स की वजह से जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, दिस फोर्स एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. वो ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो है या स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है ये स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. दिस इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स. प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे हम. दिस इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स है. ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स होता है. इट डज़ नॉट ओबे दिस इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्सेज. दैट मीन्स इट डज़ नॉट एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स. इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव. ये कंजर्व नहीं रहता है. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर एंड इज़ अबाउट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स. जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इन नेचर में एंड ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज़ काज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड पाई मेसॉन्स. वो ये होता है ये इट इज़ काज्ड बाय द जो न्यूक्लियर फोर्स होता है इट इज़ काज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड पाई मेसॉन्स. It is independent of the charge of nucleons. That is n minus n is nearly equal to p minus p is nearly equal to n minus p. Neutron, neutron, proton, proton, neutron, proton. So it is independent of the charge of the nucleons. So it is independent of the charge of the nucleons. That is neutron, neutron, proton, proton and neutron, proton. So बच्चों आज हमने पढ़ा ये फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा. टुडे हमने आज पढ़ा वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर और उनके दरमियान उनका रिलेशन स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा. जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा. उसके बाद हमने वीक फोर्स पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा. दूसरा उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा. उसके बाद चौथा स्ट्रॉन्ग फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा. थैंक यू वेरी मच. यू विल रिपीट द video one or two times. You will be able to understand in a better way. Thank you very much.